क्या? कहाँ थे आप लोग? कैसी चल रही तैयारी? फॉर्म भर दिया आप लोगों ने? नहीं भरे हैं सर। फॉर्म भर सर दिया आप मेरा लोगों ने? गलत। नहीं सर हाँ अभी सर, नहीं सर भर मेरा दिए हैं। गलत हो गया है। लास्टली सर सबमिट अभी नहीं किए। सर हम दो दो बार फॉर्म भर थोड़ा दिए सा हैं। पेशेंस लेके टाइम। चीजों पहले को वाला रजिस्ट्रेशन से भी तो काम हो जाएगा ना। उसको कैंसिल एक्सेप्ट कर आसान दिए। फॉर्म। वो यूपी पीसीएस नहीं है सुशील। यूपी पीसीएस और यूपीएससी नहीं है सर कि आप एक ही बार रजिस्ट्रेशन कीजिए। एक बार आपने तो आप सदा उसका जो है इस्तेमाल कर सकते हैं। एक बार रजिस्टर्ड हो गया, अब रजिस्टर्ड करने की जरूरत नहीं नहीं है अपने रजिस्ट्रेशन आप। यूपीएससी हर बार नए तरीके से आपसे, हर बार आपसे नए तरीके से फॉर्म भरवाती है। ठीक है ना? ओके तो हमको उस पर कहीं ऑप्शन है कि ओके। पूर्व का रजिस्ट्रेशन नंबर डालिए। ये यूपी में तो और उसमें चेक यूपीएससी ही में नहीं होता किए है। हैं इसलिए पूछे हैं। नहीं, वो चीजें नहीं है। तो थोड़ा सा जो भी फॉर्म भर रहे हैं, थोड़ा सा पेशेंस। वो तो दे रहा है ना, सुधार के लिए तो दे रहा है ना एक बार ऑप्शन। हाँ सर वो तो है, लेकिन सर वो दो बार फॉर्म डाल दिए हैं ना, तो उसको लेकर के प्रॉब्लम है। पता नहीं मेरा आईडी कार्ड आएगा कि नहीं आएगा। कोई आयोग से बात करिएगा ना, ऐसा कुछ आयोग नहीं से है। बात कर लीजिएगा। एडमिट कार्ड ऐसा मैं कुछ नहीं है। उसके बाद चलिए, तब हम लोग थोड़ा सा अपने मूल मुद्दे की ओर आए। ठीक है? और मूल मुद्दा ये है कि हमें क्या करना है। केंद्र राज्य संबंध। हम्म। तो हम लोग थे कहाँ पे? केंद्र राज्य संबंध पे थे। ये सुन पा रहे हैं? जी जी सर। हाँ सर। तो केंद्र राज्य संबंध में क्या क्या टॉपिक्स? केंद्र राज्य संबंध में हम लोग वित्तीय संबंध की बात करने वाले थे ना। हम्म। ये सुन पा रहे हैं? हाँ सर। थोड़ा सा रिस्पॉन्स तो कर दिया कीजिए आप लोग। रिस्पॉन्स भी नहीं करते और हम सस्पेंस में रह जाते हैं। हाँ सर, वही करना है, वित्तीय विधायी। तो विधायी और प्रशासनिक संबंध की चीजें स्पष्ट हो गई आप लोगों की, या उसमें कोई कंफ्यूजन है? हम्म। नहीं सर, पहले वाला तो ठीक है। अब हम लोग को प्रशासनिक वित्तीय संबंध और ऑलमोस्ट आप किए थे सर आप। चलिए, तो आइए हम लोग वित्तीय संबंध की बात करते हैं। और वित्तीय संबंध में कहाँ से कहाँ तक उल्लेख है इसका? वित्तीय संबंध का भाग 12 के अनुच्छेद 268 से 281। 98। 200 वित्तीय 93 संबंध में। ठीक सर, है। हाँ तो दो 268। 98। ठीक है। और तो हम बात कर रहे हैं केंद्र राज्य के मध्य जो वित्तीय संबंध है उसके संदर्भ में बात कर रहे हैं। और जब वित्तीय संबंध की बात करते हैं
तो हम भाग 12 के देखते हैं संविधान का, जहां पर क्या है, अनुच्छेद 268 से 298 के मध्य केंद्र राज्य के बीच जो वित्तीय संबंध है उसका वर्णन है, उसका उल्लेख है। जब 2017 में जीएसटी का क्रियान्वयन किया गया, उससे पहले के जो संबंध थे और उसके बाद के जो संबंध हैं, दोनों में अंतर दिखाई देगा। पहले क्या संबंध था कि ऐसे लक्ष्मीकांत में कर सर थे 293 अप्रत्यक्ष तक दिए। कर जिसको केंद्र, ठीक है, वो कुछ चीजों को आप देखिए, अदर भी तो हैं, ठीक है ना, तो देख लीजिएगा एक बार, जैसे सिर्फ वेयर एक्ट में देखिए ना, ठीक है, यस इस सब का रिसोर्सेज जो है, अगर कोई ठीक सर, कंफ्यूजन हो ठीक तो उसको वेयर एक्ट से देख लीजिए। वेयर एक्ट का मतलब क्या हुआ? ठीक। वॉइस सबको वेयर एक्ट कट पता देगी है आप केवल। लोगों को? क्या हुआ नहीं सुखदेव जी, सर, क्या हुआ सुखदेव? नहीं सर, नहीं पता है। वेयर एक्ट का वेयर एक्ट का मतलब होता है जो संविधान की किताब होती है ना, ठीक है, जिसमें संवैधानिक प्रावधानों का वर्णन है, तो वो एक ले लीजिएगा आप लोग, और उससे कोई भी कंफ्यूजन हो तो उससे वेरीफाई कर लीजिएगा। बातें स्पष्ट हो गई? यस सर। ये कौन सी बुक होगी सर? जैसे कुछ नाम बता दीजिए उसका। संविधान की बुक आती है एक, संविधान की बुक लिखे, संविधान एक परिचय करके ऐसा कुछ आएगा, ठीक है, तो कहिए संविधान की किताब दीजिए तो आपको दे देगा। वेयर एक्ट नाम ही कहिएगा उसको कि वेयर एक्ट देने के लिए, ठीक है ना, वेयर एक्ट जब दुकानदार के पास कहिएगा तो अपने आप दे देगा, ठीक है। ओके चलिए, सर। तो हमने कहा कि जीएसटी के क्रियान्वयन से पहले के जो वित्तीय, माइक ऑफ कर लीजिए परमानंद। जीएसटी के जीएसटी के क्रियान्वयन से पहले की अगर बात करें, तो हमने कहा कि आपको पता, पढ़े होंगे आप लोगों ने, कि कुछ कर क्या करता है, केंद्र सरकार के द्वारा लगाया जाता है, उसका अधिग्रहण भी केंद्र सरकार के द्वारा किया जाता है, यानी कि कर के से जो राजस्व प्राप्त होती है उसका रेवेन्यू जो है केंद्र सरकार डायरेक्ट अपने पास बुलाती है। कुछ ऐसे कर हैं जिसका क्रियान्वयन क्या है, केंद्र सरकार के द्वारा किया जाता है, लेकिन उसका राजस्व संग्रहण जो है राज्यों के द्वारा किया जाता है। कुछ ऐसे कर हैं जिसको राज्य सरकार के द्वारा क्रियान्वित किया जाता है और राज्य सरकार के द्वारा ही उसका राजस्व का संग्रहण किया जाता है, समझे थे ना? हाँ सर। यस सर। लेकिन जीएसटी के बाद क्या हुआ, आपको पता है कि जीएसटी के बाद क्या कर दिया गया, कि जितने भी अप्रत्यक्ष कर थे, इनडायरेक्ट टैक्स थे, चाहे वो सेंट्रल लिस्ट के हों या स्टेट लिस्ट के हों, उसको यूनिफाइड कर दिया गया, और अब एक ही कर, यानी कि वन नेशन वन इनडायरेक्ट कर की बात की गई, और इसको लेकर हमने गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स को लाया यहाँ पर, ठीक है। तो इसके संदर्भ में बातें करना होगा हमें, जीएसटी के बाद जो प्रावधान में परिवर्तन आया है उस पर हमें परिचर्चा करनी होगी। तो इसी क्रम में कौन सा संविधान संशोधन था जीएसटी को लेकर? जीएसटी को लेकर कौन सा संविधान संशोधन था? 100वां था सर। 101 था, 101 था सर, 101 होगा। 101 होगा, ठीक है। तो इसमें क्या कहा गया, कि जीएसटी में कहा गया कि 3 तरह के कर का आरोपण किया जाएगा, और वो 3 तरह के कर कौन होंगे, यानी 3 उपवर्ग होंगे उसके, और 3 उपवर्ग क्या क्या होगा, तो एक सेंट्रल जीएसटी होगा, एक इंटीग्रेटेड जीएसटी होगा, और एक स्टेट जीएसटी होगा, ठीक है। जिसमें जो सेंट्रल जीएसटी है उसका, इससे, हाँ अरविंद, सर नेटवर्क में आवाज डिस्टर्ब हो रहा है सर।
आवाज डिस्टर्ब हो रहा है? यस सर। सुनाई दे रहा है आप लोग? क्या कर सकते हैं? अभी हम आ लोग रही कहाँ है। पे हैं? हम लोग कहाँ पे हैं? अभी बीच आ रही बीच में थी। क्या कर सकते हैं कि बिहार, सर बोलिए, अभी ठीक है सर। हम लोग बिहार में रहने वाले हैं। और बिहार की परिस्थितियों में आज शाम तक मैं आज वैक्सीन लेने गया था और वहीं पे फंस सुबह से गया। ही हो रही है सर। ठीक है। सेकंड डोज लेने गया था मैं, और इतनी परिस्थिति, इतनी बारिश हुई है कि हर जगह जलमग्न कर दिया गया है बारिश के द्वारा। तो उसके कारण हो सकता है नेटवर्क इश्यू हो। अभी सुन पा रहे हैं? हाँ जी हाँ सर। यस सर। हाँ सर, आवाज आ रही हाँ है। जी हाँ सर। चलिए, तो हमने कहा कि तीन तरह के जीएसटी उपवर्ग किए गए हैं जीएसटी में। एक सेंट्रल जीएसटी है, एक स्टेट जीएसटी है, और एक इंटीग्रेटेड जीएसटी। जिसमें जो इंटीग्रेटेड जीएसटी है और सेंट्रल जीएसटी है, उसमें केंद्र सरकार की भूमिका महत्वपूर्ण होती है, और स्टेट जीएसटी में राज्यों की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। ठीक है। और जब इस संदर्भ में देखें तो जीएसटी के बाद जो बिहार को रेवेन्यू की अगर बात करें तो फायदा हुआ है, और सबसे ज्यादा जो रेवेन्यू के रिसोर्सेज बिहार को मिल रहे हैं, उसमें आईजीएसटी की भूमिका जो है वो सर्वाधिक है। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि आईजीएसटी में केंद्र और राज्य दोनों की हिस्सेदारी है ना। हम्म। तो जी हमने सर। कहा कि आईजीएसटी, तो एक बार आप लोग ये क्या कीजिएगा कि जो इकोनॉमिक सर्वे है इस बार का, उसमें देखिएगा कि सेंट्रल जीएसटी से, या सेंट्रल जीएसटी कहते हैं, इंटीग्रेटेड जीएसटी से बिहार को कितना रेवेन्यू मिला है, ये डेटा के रूप में आपको क्या करेगा, वहां पर काम करेगा। कहीं अगर पूछ दिया आपसे तो वहां पर डेटा के रूप में यह काम करेगा। अब देखिए कि आर्टिकल 248 की बात करते हैं, और आर्टिकल 248 ये बताता है कि वो कौन कौन से कर हैं जिसका अधिरोपण क्या करेगा, राज्य सरकार करेगी। एक चीज आंसर में आप लोगों को देखते हैं कि संवैधानिक वर्ड का आप लोग इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं आंसर में। ठीक है ना। तो जिस सब्जेक्ट की आप बातें कर रहे हैं या जिसकी तैयारी कर रहे हैं या जिसको लेकर आप आंसर लिख रहे हैं, तो उसके टर्मिनोलॉजी को अपने आंसर में शामिल करने की कोशिश कीजिए, उसके शब्दों को अपने आंसर में शामिल कीजिए। बातें समझ रहे हैं? तभी क्या होगा, एक बेहतर और संतुलित आंसर होगा, और लगेगा कि आपने उस सब्जेक्ट को अच्छे से पढ़ा है। ठीक है। तो हमने कहा कि आर्टिकल 248 की जब बात करते हैं तो आर्टिकल 248 कहता है कि हमें क्या करना है। यह बताता है आर्टिकल 248 कि वो कौन कौन से कर हैं जिसको राज्यों के द्वारा अधिरोपण किया जाएगा। ठीक है। फिर देखिए, तो नेक्स्ट आर्टिकल है 268 ए, और 268 ए के तहत क्या कर दिया गया, सर्विसेज टैक्स को समाप्त कर दिया गया। कब इंट्रोड्यूस किया गया था सर्विसेज टैक्स को? सर्विसेज टैक्स को कब इंट्रोड्यूस किया गया? 96 में। हम्म। 94 में सर। तो हमने नहीं कहा पता है। 94 में सर। 94 में, देख लीजिए एक बार। मैं वैसे देखिए, ये सब चीजें क्या है कि ये जनरली पूछता रहता है, बीपीएससी के द्वारा इस संदर्भों में पूछा जाता है, तो मैं इंडिकेट कर देता हूँ, तो इसको एक बार आप लोग गो थ्रू हो जाइए उससे। ठीक है ना। जी तो सर, जी सर, हमने कहा 94। कि जब बात करते हैं 260 ए की बात करते हैं, 268 ए की, तो इसमें कहा गया कि अब सर्विसेज टैक्स को हम समाप्त कर देंगे। क्यों समाप्त कर देंगे?
आपको पता है कि जब जीएसटी की बात करते हैं तो इसका नाम ही क्या है? क्या नाम है? जीएसटी का फुल वस्तु फॉर्म एवं क्या सेवा है? कर। गुड्स एंड सर्विस टैक्स। गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। वस्तु एवं सेवा, गुड्स एंड जी सर। सर्विसेज, यानी कि अब क्या कर दिया गया, सर्विसेज को भी जीएसटी में शामिल कर दिया गया। तो इस कारण से अलग से जो सर्विसेज टैक्स की बात थी उसे अब समाप्त कर दिया गया। ठीक है। फिर 269 क्या कहता है, के तहत क्या होगा? 269 ए में कहा गया कि आईजीएसटी से प्राप्त कर में, नोट्स में थोड़ा सा संशोधन है तो 269 ए कर लीजिएगा। क्या करना है? नोट्स में 269 लिखा हुआ है तो उसको 269 ए कर दीजिए। ठीक है ना? तो 269 ए में कहा गया है कि आईजीएसटी से प्राप्त कर में राज्यों की भी हिस्सेदारी होगी। ठीक है। क्या कहा गया है? 269 में कहा गया है ए में कि आईजीएसटी से प्राप्त कर में राज्यों की भी हिस्सेदारी सुनिश्चित की जाएगी। इसके अलावा देखिए, तो फिर बात करते हैं आर्टिकल 270 की। और आर्टिकल 270 कहता है कि जो केंद्र सरकार के द्वारा अधिगृहित राजस्व है, यानी कि जो केंद्र सरकार के द्वारा राजस्व का क्या किया जाता है, संग्रहण किया जाता है, उसमें जो राज्यों की हिस्सेदारी कितनी होगी इसकी अनुशंसा करने का अधिकार किसे है? तो किसको है? वित्त आयोग को। बातें स्पष्ट हो रही हैं? हम्म, सर एक बार रिपीट बातें करेंगे? स्पष्ट हो रही है ना? जी सर। मैंने कहा कि आर्टिकल 270 कहता है कि जो केंद्रीय पुल से जो राजस्व का संग्रहण होगा उसमें राज्यों की हिस्सेदारी हमें सुनिश्चित करनी। और जब राज्यों की हिस्सेदारी सुनिश्चित करनी है तो इसको लेकर जो विभाजीय पुल होगा उसकी अनुशंसा करने का अधिकार किसे है? तो वित्त आयोग को। और वर्तमान में हम देखते हैं कि कितना है, चाहे वो 14वें वित्त आयोग हो और 15वें वित्त आयोग हो, दोनों ने कहा है कि हमें 42% जो है हिस्सेदारी राज्यों को देनी है केंद्रीय राजस्व में। बात स्पष्ट हो गई? 41% है सर, 15 में से। देखिए 41% क्यों है कि वो एक साल के लिए है दीपा। ठीक है। जो अनुशंसा है वो 42% की है, लेकिन जम्मू कश्मीर को लेकर और लद्दाख की जो स्थिति है उसको ध्यान में रखते हुए 1% कम कर दिया गया। बात स्पष्ट हुई? जी सर। जी सर। हम्म, जी सर। ठीक है। अब आते हैं तो आर्टिकल 271 की बात करते हैं। और 271 में दो बातें कही गई। एक तो कहा गया है कि जीएसटी पर जो अधिभार है, दो बातें क्या है, अधिभार और उपकर को लेकर बातें कही गई। और इसमें कहा गया है कि जो 269 है और 270 है, यहाँ पर जो कर लगाए गए हैं उस पर अधिभार एवं कर उपकर लगाने का अधिकार किसे होगा? केंद्र सरकार को होगा। और उसका रेवेन्यू संग्रहण भी केंद्र सरकार के द्वारा किया जाएगा। ठीक है। तो ऐसी परिस्थिति में क्या हुआ है कि अब देखिए कि यहाँ पर राज्यों की मांग क्या होगी। हमने जब आप पढ़ेंगे कि अभी जो वित्त मंत्री थे सुशील मोदी जी, उन्होंने कहा था कि ये जो सेस एवं सरचार्ज है इसमें भी राज्यों की हिस्सेदारी सुनिश्चित की जानी चाहिए। और वो क्या होना चाहिए? तो 50-50 का होना चाहिए। जैसे क्या है, अभी हम लगा रहे हैं कृषि उपकर लगा रहे हैं, अभी हम पर्यावरण उपकर लगा रहे हैं, शिक्षा उपकर लगा रहे हैं। तो ये जो रेवेन्यू है कलेक्शन हो रहा है इसको लेकर राज्यों की मांग है कि इसमें भी क्या हो, राज्यों की हिस्सेदारी सुनिश्चित की जाए। बात स्पष्ट हुई?
इसके अलावा जी क्या सर। कहा गया कि हम क्या करेंगे, इसके अलावा एक बात और कही गई कि चूंकि आपको पता है कि जीएसटी उपकर जो है, सॉरी जीएसटी जो कर है वो क्या है, कंज्यूमर बेस्ड कर, उपभोक्ता आधारित कर है। और ऐसी परिस्थिति में जो मैन्युफैक्चरिंग स्टेट हैं, विनिर्माता स्टेट हैं, उन्होंने क्या किया, चिंताएं व्यक्त, व्यवस्था की गई। और व्यवस्था यह थी, जो 1% जो होगा वो हम क्या करेंगे, उपकर के रूप में लेंगे। और यह 1% उपकर जो है वो उन राज्यों को दिया जाएगा जिसके रेवेन्यू में लॉसेस होंगे, और वो 5 वर्षों का प्रावधान होगा। बात अब स्पष्ट हुई कि 5 वर्षों के लिए हम ऐसे उपकर की व्यवस्था करेंगे जिससे क्या होगा कि जिस राज्यों के रेवेन्यू में ह्रास की स्थिति दिखाई देगी, वहां पर हम उसे क्या करेंगे, पूरा करेंगे। बात स्पष्ट हो गई। अभी बिहार को मिला 1% एक्स्ट्रा। अब देखिए यहाँ पर अब पेज क्या फंस गया, पेज ये फंसा कि 2020 में क्या हो गया, कोविड-19 आ गया। और कोविड-19 आने के कारण क्या हुआ, तो सारा का सारा जो कंज्यूमरिस्टिक मार्केट है, उपभोक्ता बाजार है, वो क्या हो गया, बंद हो गया। बंद हो गया ना। जी सर। हम्म। तो बंद होने के कारण क्या हाँ हुआ, तो सर। जीएसटी से जो रेवेन्यू प्राप्त होने वाले, जीएसटी से जो रेवेन्यू प्राप्त होने वाली थी वो भी बंद हो गया। तो जब जीएसटी से रेवेन्यू प्राप्त होना बंद हो गया, चाहे वो केंद्र हो कि राज्य हो, तो इससे क्या हुआ कि केंद्र के भी रेवेन्यू क्राइसिस की स्थिति देखी गई और राज्यों में भी रेवेन्यू क्राइसिस की स्थिति देखी गई ना। और जी ऐसी सर। परिस्थिति में केंद्र और राज्य के मध्य एक विवाद की स्थिति देखने को मिलेगी आपको। और वो विवाद क्या है कि राज्यों की मांग ये थी कि जब आपने संवैधानिक प्रोविजन ये किया है कि हमें अगर रेवेन्यू लॉस होता है तो पिछले 5 वर्षों तक आप क्या करेंगे, उसे पूरा करेंगे। लेकिन यहाँ पर केंद्र का क्या कहना था कि भाई हम पूरा उस परिस्थिति में कर पाएंगे ना जब उससे रेवेन्यू हमें प्राप्त हो। जीएसटी से रेवेन्यू आना ही बंद हो गया है और केंद्र खुद आर्थिक इस संकट से गुजर रहा है। तो ऐसी परिस्थिति में हम जो संवैधानिक प्रोविजन है या जो वायदे हैं उसको हम पूरा करने में क्या है, सक्षम नहीं। तो यहाँ पर ये विवाद की स्थिति आपको दिखाई देगी केंद्र राज्य के बीच वित्तीय संबंध में। बात स्पष्ट हुई। जी सर। चलिए, तो ये क्या था, केंद्र और राज्य के मध्य वित्तीय संबंध के संदर्भ में अगर आपसे परिचर्चा करता है तो इन मुद्दों पर आपको क्या करनी है, परिचर्चा करनी है। बात स्पष्ट हो गई, बोलिए। यस सर। चलिए, अब केंद्र और राज्य के मध्य जो है हमें क्या करना है, वित्तीय संबंध में क्या क्या चुनौतियां हैं या विवाद हैं, इस पर बात करते हैं। तो वित्तीय संबंध में जब चुनौतियों और विवाद की बात करते हैं तो पहली बात कहा गया कि जो रेवेन्यू है उसका जो डिविजिबल होना है, विभाज्य कुल है, उसको हमें क्या करना है, 50-50 करने की मांग कर रहा है राज्य। ठीक है, कितना करने की मांग कर रहा है, 50-50। कितने करने की मांग कर रहा है। ठीक है, अभी कितना है, तो 42%। दूसरी बात कह रहा है राज्य कि हमें सेस और सरचार्ज में भी हिस्सेदारी सुनिश्चित कीजिए, हमारी हिस्सेदारी सेस एवं सरचार्ज में भी सुनिश्चित कीजिए।
तीसरी बात कह रहा है कि हमें क्या करना है, तो जो केंद्र प्रायोजित योजनाएं हैं उसमें जो फंड का एलोकेशन है उसको लेकर भी चिंता है। ठीक है, क्यों चिंताएं हैं, तो हमने आपको बताया था कि इससे क्या होता है कि राजनीतिक लाभ की जहां तक बात आती है तो वो केंद्र सरकार के रेवेन्यू शेयरिंग दोनों का होता है। और दूसरा हमने बताया था कि यह जरूरतों का, तो ये दो बातें थी केंद्र प्रायोजित योजनाओं को लेकर जो फंड का एलोकेशन है उसकी चिंता है। तीसरी बात है कि जो केंद्र सरकार है वो समय पर फंड का एलोकेशन नहीं करती। ठीक है, यानी समय पर रेवेन्यू जारी नहीं करती है विभिन्न योजनाओं को लेकर, तो इसकी भी चिंताएं हैं राज्यों की। और साथ ही साथ हमने कहा कि वर्तमान की जो कोरोना इशू है इसमें जो जीएसटी को लेकर जो परिस्थितियां उत्पन्न हुई और उसमें जो 5 वर्षों तक जीएसटी लॉस को पूरा करने की बातें थी उसको लेकर भी जो विवाद की स्थिति दिखाई देगी आपको। तो बातें स्पष्ट होगी, विवाद को लेकर क्या क्या बातें थी। हम्म, बातें स्पष्ट हुई। यस सर। यस सर। यस सर। चलिए, इसके अलावा आपको विवाद के मुद्दे एक अलग से नोट्स में बना दिया गया है, वहां से आप लोग उसको देख लेंगे। वैसे मैंने सारे विवाद के मुद्दों को क्या कर दिया है, एक्सप्लेन कर दिया। ठीक है ना। चलिए अब आते सर हैं एक क्वेश्चन लिखे हम। हम, लेकिन इसका आंसर सर सर बताइए लवली, हेलो क्या क्वेश्चन लिखा है। सर, हम एक आंसर अब लिखे हैं बोलिए, लेकिन मैं उसका सुन पा आंसर रहा हमको समझ में नहीं आया किस तरह से लिखना है। ऐसे हम भेजे हैं क्या लेकिन लिखा फिर है भी उसको क्वेश्चन आप आपने एक बार आंसर। बता देते सर। बता रहे हैं। ठीक है, आप बताइए तो क्वेश्चन कौन सा है, तभी तो मैं एक उसके ऊपर सेकंड सर चर्चा कर बताते पाऊंगा। क्वेश्चन देख के। भारतीय संघीय ढांचा संवैधानिक रूप से केंद्र सरकार की ओर उन्मुख है, व्याख्या कीजिए। ये हम लिखे हैं लेकिन हमको आंसर मेरा खुद का सही नहीं लग रहा। क्या लिखा है आपने। बता रहे हैं सर। हम लिखे संघवाद एक राजनीतिक व्यवस्था है जिसमें केंद्र व राज्य दोनों स्तर पर सरकार संचालित होता है और दोनों सरकारें अपनी अपनी संवैधानिक मर्यादाओं में और संविधान द्वारा प्रदत्त शक्तियों के आकार पर स्वतंत्रता पूर्वक कार्य करती है तथा स्वशासन एवं सहभागी शासन के उद्देश्य को पूरा करती है। भारतीय संविधान की बहुत सारी विशेषताएं हैं जिससे यह पता चलता है कि संघीय ढांचा सर्वाधिक संवैधानिक रूप से केंद्र सरकार की ओर उन्मुख है। भारतीय संविधान का एकात्मकता की ओर झुका होना, केंद्राभिमुख होना संघात्मक होते हुए भी भारतीय संविधान के एकात्मक लक्षण परिलक्षित होते हैं। अनुच्छेद 1 में कहा गया है कि भारत एक राज्यों का संघ है, लेकिन संविधान संविधान निर्माता संघीय शासन को अपनाते हुए भी भारतीय संघ व्यवस्था की दुर्बलताओं को दूर रखने के लिए उत्सुक थे और इस कारण भारत के संघीय शासन में एकात्मक शासन के कुछ लक्षणों को अपना लिया गया है। क्योंकि संविधान निर्माता एक ही इस बात को तथ्य चार से बार कहने परिचित की क्या थे कि जरूरत है लवली। वही तो बोले सर, एक ही हमको बात को इसका 4 बार आंसर कहने नहीं की क्या समझ में जरूरत आ है। रहा। हाँ वही नहीं था। इसमें समझने की क्या बात है, तो इसमें समझने की क्या बात है। मतलब आपको एकात्मक वाला सीधे जो है बताना वो था लिख सकते हैं ये कि आंसर में। संघात्मक, वही वही लिखना है ना। हम बता रहे थे कुछ करना क्या था कि सीधे आप बताते कि संघात्मक शासन व्यवस्था से मतलब क्या है। ठीक है, इसको यहाँ पर स्पष्ट कर देते, फिर आप दिखाते
कि भारत का जो संघीय स्वरूप है, इन संदर्भों में भारत एक संघीय देश के रूप में संविधान जो है से संघवाद का स्वरूप प्रदान करता है, जिसमें आप बता रहे थे लिखित संविधान है, सर्वोच्च न्यायपालिका है, ठीक है, शक्तियों का स्पष्ट विभाजन है, दायर की सरकार है, ये सारी चीजें वहां पे स्पष्ट करते हैं। फिर दिखाते कि लेकिन इन प्रोविजनों के बावजूद भी भारतीय संविधान जो है वो केंद्र को अधिक शक्ति प्रदान करता है, यानी कि भारतीय संघवाद जो है वो केंद्र झुका हुआ है। इसमें दिखाते हैं कि केंद्र की ओर झुका हुआ कैसे है। तो जब विशेष परिस्थितियों की बात करते हैं जहां पर क्या है, तो आर्टिकल 356 है, 352 है, 360 है, राष्ट्रपति के लिए आरक्षण है, विधेयक आरक्षण है, ये सब चीजें हैं। फिर एकल नागरिकता की बात है, ठीक है, स्वतंत्र एकीकृत न्यायपालिका की बात है। तो ये सब चीजें जो रेवेन्यू रिसोर्सेज जितने हैं वो केंद्र की ओर है, तो ये सब चीजें उसने स्पष्ट करनी थी। और इस आधार पर हम कह सकते कि भारत का संघवाद जो है वो केंद्र की ओर झुका हुआ है। समझ गए? यस सर। तो ऐसा तो बहुत आसान था ये क्वेश्चन, इसमें तो कोई मगजमारी थी नहीं। जैसे हम जैसे प्रश्न एकात्मक कह रहा वाला मैं ही बार बार लिखे हैं कह रहा हूँ आगे, कि लेकिन फिर भी लग रहा था कि ये आंसर सही नहीं है आंसर। देखिए लिखते आप लोग सही है, हम बार बार कहें कि थोड़ा सा विश्लेषण के पहलू पे काम की, कि प्रश्न कह रहा है कि क्या आपको लगता है कि भारतीय संविधान जो है केंद्र की ओर झुका हुआ है, संघात्मक व्यवस्था केंद्र की ओर झुका हुआ है। तो हमें बताना पड़ेगा ना कि भाई भारत का संघवाद ये प्रकृति ये है, लेकिन यह एकात्मकता के लक्षण को मजबूती प्रदान करता है। क्यों? क्योंकि हमें इन संदर्भों में इस बात के स्पष्ट परिलक्षण दिखाई देते हैं। ठीक है ना? यस सर। चलिए, तो अब आते हैं हम लोग किस पे? वित्त आयोग पे। और वित्त आयोग के साथ साथ जो बिहार की बातें हैं उस पर हमें क्या करना होगा? परिचर्चा करनी होगी। ठीक है, तो चलिए बताइए भाई वित्त आयोग के बारे में, क्या है वित्त आयोग? वित्त आयोग के बारे में बताइए। वित्त आयोग का वर्णन सर अनुच्छेद बता रहे हैं 280 आप के लोग? अंतर्गत किया गया है। ये सर बता रहे हैं सर। वित्त ठीक है। आयोग का वर्णन सर अनुच्छेद 280 के हम्म। अंतर्गत किया गया है। यह एक अर्ध न्यायिक संस्था है या निकाय है। ठीक सर, इसमें सर एक अध्यक्ष होता है और 4 अन्य सदस्य होते हैं, और इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है सर। और इसके 4 सदस्य जो जो होते हैं ठीक सर, है। उनमें कुछ विशेषता होती है, जैसे वो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश होने चाहिए, या फिर उनका लेखा या फिर वित्त मामलों में ठीक है। विशेषज्ञता हासिल होनी चाहिए उनको। तीसरा सर ऐसा हो सकता है प्रशासन और ठीक वित्तीय है। मामलों का जानकार होना चाहिए, और अर्थशास्त्र का ज्ञाता होना चाहिए। ये सब सर। चलिए ठीक है। तो ठीक है सुमित, एक बार आप लोग क्या कीजिएगा, एक होमवर्क लिखिए। होमवर्क लिखिए। अब होमवर्क ये है कि आपको वित्त आयोग के बारे में जो संवैधानिक प्रावधान है उसको लिखना है। ठीक है, और उसके कार्यों को लिखना है। ठीक है, संवैधानिक प्रावधान और उसके कार्य। हो जाएगा? जी सर। चलिए, अब आते हैं हम लोग 15वें वित्त आयोग पे। जब 15वें वित्त आयोग की बात करते हैं तो सर इसके इसमें कार्य को मैंने लिखा है, हमें क्या पिछली करना बार है? आपने बोला। ठीक है, लिखा तो अच्छी बात है दीपाली, अन्य लोगों को भी लिखने दीजिए। ठीक है ना? उसके बाद इस पे हम लोग परिचर्चा कर लेंगे। अब आते हैं हम लोग 15वें वित्त आयोग की जो अनुशंसा है और उसको लेकर बिहार सरकार की क्या अपेक्षा है। ठीक है, बात स्पष्ट हो गई? तो लिखिए यस सर। 15वें वित्त आयोग की अनुशंसा और बिहार जैसे राज्यों की अपेक्षा।
केंद्रीय 15वें वित्त आयोग की अनुशंसा और बिहार जैसे राज्यों की अपेक्षा क्या है? तो पहली बात लिखिए अनुशंसा में कि पहली बात कहता है कि प्रदर्शन आधारित प्रोत्साहन की बात करता है। परफॉर्मेंस बेस्ड जो इंक्रीमेंट है, प्रोत्साहन है, उसकी बात। सर रिपीट अगेन। पहला टर्म ऑफ रेफरेंस क्या, इसमें देखिए क्या हुआ कि प्रदर्शन पे लिखिए पहला प्रदर्शन आधारित प्रोत्साहन। टर्म ऑफ रेफरेंस में पहली बातें हैं कि प्रदर्शन आधारित प्रोत्साहन। अब प्रदर्शन आधारित प्रोत्साहन का मतलब क्या है? तो कहा गया कि जो जीएसटी कलेक्शन है इसमें राज्यों का प्रदर्शन कैसा रहा। इसके अलावा कि जनसंख्या वृद्धि को लेकर जो हमने नेशनल टारगेट रखा है उस ओर अचीवमेंट को लेकर क्या प्रयास किए गए। ठीक है। इसके अलावा जो लोक लुभावन वायदे हैं इसको लेकर राज्य की जो रेवेन्यू लॉस है उसको लेकर राज्यों ने क्या काम किया। और चौथी बात कहा गया कि जो ओपन डेफिकेशन है, खुले में शौच की जो बातें हैं उसको लेकर राज्यों ने क्या प्रयास किया। ये चार शर्त जो है ये प्रदर्शन के मापदंड क्या क्या है। एक, वस्तु एवं सेवा कर के विस्तार के लिए क्या प्रयास किया है आपने। दूसरा, कि जनसंख्या वृद्धि पर नियंत्रण के लिए क्या प्रयास किया है। तीसरा, कि राज्यों द्वारा लोक लुभावन उपाय पर खर्च के नियंत्रण को लेकर क्या प्रयास किया है आपने। और चौथा, कि खुले में शौच से मुक्ति को लेकर क्या आपने प्रयास किया। और ये आपके प्रदर्शन पर यहाँ क्या करेंगे, मूल्यांकन करेंगे इन मापदंडों पर। और फिर इसके बाद हम आपसे रेवेन्यू की शेयरिंग की बात करेंगे। बात स्पष्ट हुई कि पहला टर्म ऑफ रेफरेंस में क्या है, परफॉर्मेंस बेस्ड में। समझ में आ गया? तो लिखिए इसमें पहली बात ये लिखिए, वस्तु एवं सेवा कर के विस्तार में किए गए प्रयास। प्रदर्शन आधारित प्रोत्साहन में जो पहला टर्म्स है वो क्या है, वस्तु एवं सेवा कर के विस्तार में किए गए प्रयास। तो इसको लेकर राज्य की क्या चिंता है। तो राज्यों की चिंताएं ये हैं कि भाई एक तरफ महाराष्ट्र और गुजरात जैसे विकसित राज्य और दूसरी तरफ पूर्वोत्तर के राज्य हैं। और इन दोनों को अगर आप क्या करेंगे, रेवेन्यू संग्रहण के, राजस्व संग्रहण के लेवल पर अगर हम क्या करेंगे, एक प्लेटफॉर्म पर रखकर अगर उसका मूल्यांकन करेंगे तो कहीं न कहीं जो पूर्वोत्तर के राज्य हैं उसके साथ क्या होगा, अन्याय होगा। ठीक है, बात स्पष्ट हुई। बात स्पष्ट हो रही है। यस सर। जी हाँ सर। वस्तु एवं सेवा करके विस्तार के, वस्तु एवं सेवा करके विस्तार के लिए किए गए प्रयास में पहला टर्म्स हो गया प्रदर्शन आधारित में। इसलिए इसमें राज्यों की चिंता क्या है, देखिए राज्यों की चिंता लिखिए। पहला पॉइंट राज्यों की चिंता में कि मणिपुर जीएसटी कलेक्शन में महाराष्ट्र जितना योगदान नहीं कर सकता। फिर से बोल दीजिए। मणिपुर जीएसटी कलेक्शन के मामले में महाराष्ट्र जितना योगदान नहीं दे सकता। क्योंकि दोनों के बीच आर्थिक, भौगोलिक और राजनीतिक विविधता है, राजनीतिक परिदृश्य में विविधता है। क्योंकि दोनों के बीच आर्थिक, भौगोलिक और राजनीतिक कारकों की विविधता है।
विविधता है। फलस्वरूप मणिपुर के साथ नकारात्मक रूप से मूल्यांकन किया जा सकता है। मणिपुर के साथ नकारात्मक रूप से मूल्यांकन किया जी सर। दूसरी बात कहता है कि राज्यों की चिंता ये है कि चूंकि यह जो अनुशंसा है वो वित्त आयोग कर रहा है, और वित्त आयोग क्या है? केंद्रीय संस्था है, इसमें राज्यों की भूमिका नहीं। जबकि जीएसटी काउंसिल की बात करें तो वह क्या है? राज्य आधारित संस्था है। तो यहाँ पर यह भी चिंता है राज्य की, केंद्रीय संस्था होने के कारण कहीं न कहीं यह राज्यों के साथ भेदभाव करने की परिदृश्य। तो लिखिए, संविधान राज्य सरकारों के प्रतिनिधियों द्वारा जीएसटी परिषद के गठन का प्रावधान करता है। संविधान राज्य सरकारों के प्रतिनिधियों द्वारा जीएसटी परिषद के गठन का प्रावधान करता है। संविधान राज्य सरकार के प्रतिनिधियों द्वारा जीएसटी परिषद के गठन का गठन करता है, जबकि वित्त आयोग पूरी तरीके से संघ द्वारा नामित सदस्यों से बनी संस्था है। जबकि वित्त आयोग पूरी तरह संघ द्वारा नामित सदस्यों से बनी संस्था है। जबकि वित्त आयोग पूरी तरीके से संघ द्वारा नामित सदस्यों से बनी संस्था है। दूसरा लिखिए, जो दूसरा टर्म्स है प्रदर्शन आधारित में, वो है जनसंख्या वृद्धि दर पर नियंत्रण तथा 2.1 टीएफआर लाने का प्रयास। जनसंख्या वृद्धि दर पर नियंत्रण तथा 2.1 टीएफआर लाने का प्रयास। टोटल फर्टिलिटी 2.1 टीएफआर टोटल फर्टिलिटी रेट लाने का प्रयास। जन्म दर को 2.1 पर लाने का जो प्रयास किया गया है उसको लेकर बातें। ठीक है, देख लीजिए। TFR हाँ, टोटल फर्टिलिटी रेट लिख लीजिए ना, टीएफआर नहीं पता चल रहा है तो। टोटल फर्टिलिटी रेट, कुल जन्म दर। ठीक है, अब लिखिए यहां पर राज्यों की क्या चिंता है। तो यहां पर देखिए, तो दक्षिण के राज्य और उत्तर के राज्य के बीच क्या होगा, जन्म दर को लेकर चिंताएं व्यक्त की गई। जहां दक्षिण के राज्य क्या है, 2.1 का जो नेशनल एवरेज है उसको प्राप्त कर चुका है, लेकिन उत्तर के राज्य की जनसंख्या वृद्धि दर क्या है, बहुत ज्यादा है। विशेषकर बिहार जैसे राज्यों की अगर बात करें तो इस आधार पर जो उत्तर के राज्य हैं वो चिंताएं व्यक्त कर रहे हैं कि कहीं न कहीं इससे उसके रेवेन्यू में क्या होगा, लॉस होगा। तो लिखिए यहां पर, उत्तरी राज्यों की कुल प्रजनन दर राष्ट्रीय औसत से अधिक है। उत्तरी राज्यों के कुल प्रजनन दर राष्ट्रीय औसत से अधिक है, जो राजस्व संबंधी चिंता को उत्पन्न करता है। जो राजस्व संबंधी चिंता को उत्पन्न करता है।
प्रदर्शन आधारित में तीसरा पॉइंट लिखिए। तीसरा जो टर्म्स है वो है राज्यों द्वारा लोक लुभावन उपाय पर खर्च को नियंत्रित करना। राज्यों द्वारा लोक लुभावन उपाय पर राज्यों द्वारा लोक लुभावन योजनाओं पर अपने खर्च को नियंत्रित करना। पहला पॉइंट लिखिए इसमें कि दक्षिण के राज्य मुफ्त में क्या कर... अब यहां पर देखिए कि दो चीजें देखेंगे। लोक लुभावन वायदे का मतलब क्या होता है कि जैसे आप मैनिफेस्टो की घोषणा करते हैं तो मैनिफेस्टो में क्या करता है दक्षिण का राज्य कि भाई ये क्या है, तो अम्मा योजना है, और अम्मा योजना में क्या करेंगे भाई, हम तुमको मुफ्त में स्कूटी देंगे, मुफ्त में टीवी देंगे, मुफ्त में लैपटॉप देंगे, ठीक है। और इधर घोषणा करेंगे कौन, इधर घोषणा करेंगे हमारे अखिलेश बाबू, और अखिलेश बाबू क्या करेंगे कि भाई सभी को हम क्या करेंगे, मुफ्त में लैपटॉप देंगे, साइकिल देंगे, ठीक है, मोबाइल देंगे। तो ये सब जो लोक लुभावन वायदे हैं वो क्या करता है, राज्यों के जो रेवेन्यू रिसोर्स है उस पर नकारात्मक प्रभाव डालता है, और कहीं ना कहीं इससे जो विकास जनित योजनाएं हैं उस पर इसका नकारात्मक प्रभाव आपको दिखाई देगा। बात स्पष्ट हुई। वहां पर आपको वित्त को लेकर जो है चिंताएं आपको दिखाई देंगी। सर कैसे? जैसे मान लीजिए एक राज्य जो घोषणा किया है कि हम अब ये बताइए, बेनिफिट दे रहे हैं या रेट कम कर रहे हैं, कम दे रहे हैं, ठीक है, तो इसमें जीएसटी कलेक्शन पर असर किधर से पड़ेगा सर? मेरी बात सुन लीजिए ना, वो जीएसटी कलेक्शन की बात नहीं कर रहा है ना, ये कह रहा है कि आप जो मान लीजिए कि टीवी, मोबाइल, एसी, फ्रिज आप अगर मुफ्त में देंगे अपनी जनता को, वो रेट कम करने की बात नहीं कर रहा है। वो कह रहा है कि आप लोक लुभावन वायदे कर रहे हैं, न कि राज्य की वास्तविक स्थिति को लेकर अपने प्रदर्शन को माप रहे हैं। आप लोक लुभावन वायदे कर रहे हैं और उसको जब आप पूरा करने जाते हैं तो कहीं न कहीं इससे जो राज्य का जो महत्वपूर्ण रिसोर्स रेवेन्यू है वो आप लोक लुभावन वायदे पर खर्च करते हैं, न कि विकास जनित योजनाओं पर खर्च करते हैं। और जब विकास जनित योजनाओं पर अगर आप पर खर्च नहीं करेंगे तो कहीं न कहीं इससे राज्य क्या होगा, पिछड़ेपन का शिकार होगा। बात स्पष्ट हुई। रेवेन्यू लॉसेस होगा सर। नरेंद्र, हाँ सर, रेवेन्यू लॉसेस होगा, समझ गया सर, थैंक यू। ठीक है ना। तो लिखिए जी सर। इसमें कि दक्षिण के राज्य जहां मुफ्त टीवी, फ्रिज, दक्षिण के राज्य जहां मुफ्त टीवी, फ्रिज, किसानों को कर्ज माफी आदि लोक लुभावन योजनाएं चला रहे हैं। दक्षिण के राज्य जहां मुफ्त टीवी, फ्रिज, किसानों की कर्ज माफी आदि लोक लुभावन योजनाएं चला रहे हैं, वहीं उत्तर के राज्य मुफ्त साइकिल, मोबाइल, लैपटॉप जैसी योजनाएं चला रहे हैं। वहीं उत्तर के राज्य मुफ्त साइकिल, मुफ्त साइकिल, मोबाइल, लैपटॉप जैसी योजनाएं चला रहे हैं। फलस्वरूप राज्यों की यह चिंताएं हैं कि राज्यों की यह चिंताएं हैं कि राज्यों की यह चिंताएं हैं कि वित्त आयोग उसका नकारात्मक समीक्षा कर सकता है। वित्त आयोग उसका नकारात्मक समीक्षा कर सकता है, उसकी नकारात्मक समीक्षा कर सकता है।
वित्त आयोग उसकी नकारात्मक समीक्षा कर सकता है। तो नकारात्मक समीक्षा होना भी तो चाहिए सर। और लेकिन तो भाई राज्य की चिंता है तो हमें करना पड़ेगा ना। फलस्वरूप राज्य ये आप सोच रहे हैं ना हरेंद्र कि भाई ये होना चाहिए, लेकिन राज्य ये नहीं सोच रहा है ना। राज्य कह रहा है कि भाई हम अपनी योजनाओं को क्यों ना चलाएं, इससे मेरे रेवेन्यू पे क्यों लॉस होगा। बातें स्पष्ट हो रही हैं? इससे राज्यों को कम वित्त हस्तांतरण होने की चिंता है। हाँ, राज्यों को कम वित्त का हस्तांतरण होगा। इससे राज्यों को कम वित्त का हस्तांतरण होगा। नेक्स्ट लिखिए, जो चौथा टर्म्स है प्रदर्शन आधारित में, वो है खुले में शौच समाप्त करने के लिए व्यवहार में परिवर्तन। खुले में शौच समाप्त करने के लिए व्यवहार में परिवर्तन। खुले में शौच समाप्त करने के लिए व्यवहार में परिवर्तन, यानी कि दरवाजा बंद अभियान जो है, ठीक है, उसको लेकर आपने कितनी जागरूकता फैलाई है, इस पर बातें कर रहा है। तो इस पर अब राज्य की क्या चिंता है? तो राज्य कहता है कि भाई ये जो योजनाएं हैं वो क्या है? केंद्र प्रायोजित योजनाएं। और केंद्र प्रायोजित योजनाएं होने के कारण यह हमारी स्वेच्छा से क्या कर गया है, हमारे सलाह मशविरा या स्वेच्छा से बनाया नहीं गया, बल्कि हम पर थोपा गया है। और थोपे जाने के कारण एक तो क्या होगा, राज्यों को अपने महत्वपूर्ण रिसोर्सेज इस पर आवंटन करने पड़ रहे हैं, और दूसरा कि हमारा निगेटिव क्या होगा, प्रदर्शन भी जांचा जाएगा। तो ये राज्यों की चिंताएं। तो लिखिए राज्य की चिंता क्या है। देखिए, स्वच्छ भारत मिशन हम पर थोपा गया है। स्वच्छ भारत मिशन हम पर थोपा गया है। एक बार सर रिपीट कर दीजिए। स्वच्छ भारत मिशन हम पर थोपा गया है। ठीक है, और राजस्व में हिस्सेदारी उसका संवैधानिक अधिकार है, और केंद्रीय राजस्व में हिस्सेदारी उसका संवैधानिक अधिकार है। केंद्रीय राजस्व में हिस्सेदारी उसका संवैधानिक अधिकार है, न कि केंद्रीय योजनाओं पर अपने वित्त को खर्च करना, न कि केंद्रीय योजनाओं पर अपने वित्त को खर्च करना। नेक्स्ट लिखिए, पहला हो गया प्रदर्शन आधारित। दूसरा जो टर्म्स है वो है न्यू इंडिया 2022। न्यू इंडिया 2022। न्यू इंडिया 2022। लिखिए, इसमें पहला पॉइंट, 14वें वित्त आयोग ने 42% कर के 36 कर के वितरण की बात की थी, सिफारिश की थी। 14वें वित्त आयोग ने
42% क्षैतिज कर के वितरण की सिफारिश की थी। 42वें वित्त आयोग ने, सॉरी 14वें वित्त आयोग ने 42% कर के 42% क्षैतिज कर के वितरण की बात की थी। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए। वित्त आयोग का कहना है कि वह अपने न्यू इंडिया विजन के लिए जैसे सभी को आवास, किसानों की आय को दोगुना करना, सभी को आवास, किसानों की आय को दोगुना करना, स्वच्छ पेयजल आदि के लिए 42% कर हिस्सेदारी के प्रभावशीलता की जांच करेगा। आदि के लिए 42% कर हिस्सेदारी के प्रभावशीलता की जांच करेगा। आदि के लिए 42% कर हिस्सेदारी के प्रभावशीलता की जांच करेगा। ठीक है। अब यहाँ पे राज्यों की क्या चिंता है, तो लिखिए राज्यों की चिंताएं। राज्यों की चिंता में लिखिए कि केंद्र न्यू इंडिया विजन के लिए अपने पास अधिक धन रख सकता है। केंद्र न्यू इंडिया विजन के लिए अपने पास अधिक धन रख सकता है। तथा 42% की हिस्सेदारी को कम कर सकता है। तथा 42% की हिस्सेदारी को कम कर सकता है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि क्या कर दिया गया है, 41% 2021-22 के लिए 42% की हिस्सेदारी को कम कर सकता है। बात स्पष्ट हुई? सर नेक्स्ट लिखिए, जो तीसरा टर्म्स है वो है ऋण और अनुदान के संदर्भ में। पहला हो गया प्रदर्शन, दूसरा न्यू इंडिया और तीसरा है ऋण और अनुदान। लिखिए इसमें 15वां वित्त आयोग इस बात की जांच करेगा कि 15वां वित्त आयोग इस बात की जांच करेगा कि पंद्रहवां वित्त आयोग इस बात की जांच करेगा कि राज्य अपने राजस्व घाटे को समाप्त करने के लिए क्या प्रयास कर रहे हैं। राज्य अपने राजस्व घाटे को समाप्त करने के लिए क्या प्रयास कर रहे हैं। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, अनुच्छेद 293 293 कहता है कि राज्य संघ की सहमति के बिना उधार नहीं ले सकता है। अनुच्छेद 293 में यह प्रावधान है कि राज्य संघ की सहमति के बिना उधार नहीं ले सकता है। सर अनुमति या सहमति? सहमति के बिना आप उसकी सहमति से उधार नहीं ले सकते। अब यहां पे राज्यों की क्या चिंता है, लिखिए राज्यों की चिंता
संघ बाजार या बाहरी स्रोतों से ऋण लेने पर संघ बाजार या बाहरी स्रोतों से ऋण लेने पर राज्यों पर अधिक अतिरिक्त शर्त लगा सकता है। संघ, देखिए एक चीज इशू क्रिएट हो गया है, ठीक है, और सर वो ये है कि शायद मैं नहीं कर एक इशू क्रिएट हुआ है ये कि मेरा केबल खराब हो गया चार्जिंग वाला, तो मौसम खराब होने के कारण मैं अच्छा खरीद भी नहीं पाया, तो इस कारण से हो सकता है कि मोबाइल यहाँ से डेड हो जाए, डाउन हो जाए बैटरी, तो हो सकता है कि नेटवर्क फिर आज बाकी कल कर पाएंगे। जहाँ तक चल रहा है उसको चलने दीजिए, ठीक है ना। समझ पर परमानंद आपकी, मैं ये हाँ कह रहा हूँ सर, कि हो सकता है कि यहाँ से मेरा, ठीक है ना, चलिए ठीक है। ओके परमानंद साहब माइक ऑफ कर लीजिए आप। लिखिए राज्यों की चिंता, लिखिए क्या है, लिखिए क्या लिखे, संघ बाहरी बाजार या बाहरी स्रोतों से ऋण लेने पर राज्यों पर अतिरिक्त शर्त लगा सकता है। संघ बाजार या बाहरी स्रोतों से ऋण लेने पर राज्यों पर अतिरिक्त शर्त लगा सकता है। दूसरा लिखिए, इससे राज्यों को बाहरी स्रोतों से ऋण जुटाने में, इससे राज्यों को बाहरी स्रोतों से ऋण जुटाने में उसकी स्वायत्तता कम हो सकती है। हरेंद्र माइक ऑफ कर लीजिए। इससे राज्यों को बाहरी स्रोतों से ऋण जुटाने में उसकी स्वायत्तता कम हो सकती है। उसकी स्वायत्तता कम हो सकती है, लिख लिए। जी सर। तो ये क्या थे, 15वें वित्त आयोग की अनुशंसा थी और उस पर राज्यों के क्या पक्ष हैं या चिंताएं हैं, इसको हम लोगों ने यहाँ पे स्पष्ट किया है। और हमने कहा कि अब यहाँ से बिहार क्या करेगा, ठीक है, बिहार जैसे राज्यों की क्या अपेक्षाएं होंगी, इसको लेकर अब हम लोग कल परिचर्चा करेंगे। कल क्लास रखें, संडे है कल, बताइए। हाँ सर। जी सर। हाँ सर रखिए, कोई दिक्कत नहीं। जी सर, रखा जाए। ठीक है, चलिए तो कल क्लास कंटिन्यू रहेगी अपने समय पे, ठीक है ना। तो यहाँ से कल हम लोग राज्य बिहार ओके। के संदर्भ में फिर परिचर्चा करेंगे और फिर कल हम लोग पॉलिटी को समाप्त कर देंगे। कल आखिरी क्लास होगी आप लोगों की पॉलिटी की, क्योंकि इसके बाद विशेष राज्य का दर्जा है, छोटे राज्य हैं, ये सब चीजें आपके नोट्स में अवेलेबल हैं, तो एक बार उसको देख के आ जाइएगा, ठीक है। विशेष राज्य का दर्जा चूंकि फिर नीतीश जी उसको छेड़ दिए हैं, तो एक बार उसको हम लोग देख लेंगे, ठीक है ना। जी सर। बातें स्पष्ट हो गई, कुछ सर पूछना तो नहीं है यहाँ संसद तक। से भी तो क्वेश्चन पूछा जाता है सर। संसद से क्या पूछा जाता है, सब कुछ हम ही पढ़ा देंगे, कुछ आप भी पढ़िएगा, जी ऐसे सर, में वो तो तो सर पॉलिटिक्स कभी खत्म नहीं होगा। नहीं, सब कुछ आप ही पढ़ाएंगे, हम लोग नहीं पढ़ाएंगे। जो चीजें आपके लिए ज्यादा जरूरी है, मेंस के क्लास का मतलब क्या है, जो आपके लिए ज्यादा जरूरी है वहां पर फोकस किया जाए। बातें समझ रहे हैं? जहां से बीपीएससी अक्सर पिक करती है क्वेश्चन को, क्वेश्चन पिक, अब पढ़ाने के लिए तो पूरा का पूरा पॉलिटी पढ़ाना पड़ जाएगा, तो यही होगा ना। चलिए, तो और कोई प्रश्न है मन में, यहां तक बातें स्पष्ट हो गई सभी को।
बात स्पष्ट हो गई? हाँ सर। चलिए, ओके फिर, गुड नाइट। सर चौथा पॉइंट क्या था, हम नहीं सुन पाए सर। प्रणाम सर।